हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, यानी 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा बनी हुई एक क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि चारों साइडें बराबर ही हों, ठीक है, कोई छोटी या कोई बड़ी भी हो सकती है। 4 साइडें होनी चाहिए और वो क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन ये खुली है तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल नहीं कह सकते जब तक ये पूरी तरीके से बंद ना हो, चाहे किसी फॉर्म में ही बंद हो। 1 2 3 4 4 लाइन सेगमेंट और क्लोज हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के बाद कुछ इसके कीवर्ड हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को समझने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहला पॉइंट आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड वर्टिसेस। जब क्वाड्रिलेटरल की जो साइड होती है, जैसे मान लो ये वाली और ये वाली, इस पॉइंट पे आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वही इसका क्या कहलाता है? वर्टिसेस कहलाता है। अब जैसे मेरी ये फिगर बनी हुई है ए बी सी डी, तो इसमें पॉइंट ए बी सी और डी ये इसके क्या कहलाएंगे? वर्टिसेस कहलाएंगे। इसके बाद बात करते हैं डायगोनल की कि डायगोनल हमारे क्या होते हैं। बेसिकली इसमें बताया गया है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड डायगोनल। यानी कि ये भी वर्टिसेस है, ये भी वर्टिसेस है, एक दूसरे के अपोजिट में, इसको इससे मिला दिया, इस वर्टिसेस को इससे मिला दिया। दोनों जो अपोजिट वर्टिसेस इनको मिलाने से जो लाइन हमें मिलती है, इन लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल। जैसे कि ए सी और बी डी, ये दोनों हमारे कौन है? डायगोनल है, ठीक है। अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने पे जो लाइन मिलेगी वो हमारी डायगोनल होगी। क्लियर? इसके बाद आता है एडजेसेंट साइड। द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। यानी दो ऐसी लाइनें जिनका कॉमन वर्टिसेस हो, जैसे कि पहली लाइन दूसरी लाइन, दोनों का कॉमन पॉइंट ये हुआ, तो ये साइड इस साइड की क्या होगी? एडजेसेंट कहलाएगी। इसी तरीके से ये वाली लाइन और ये लाइन, दोनों का कॉमन पॉइंट ये हुआ, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या कहलाएगी? एडजेसेंट कहलाएगी। इसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन, दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन हुआ? ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड कहलाएंगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो साथ वाली साइड होती है वो एडजेसेंट साइड होती है। ये इसके साथ में तो दोनों एडजेसेंट, ये इसके साथ में तो ये दोनों एडजेसेंट, ये दोनों साथ में है तो ये दोनों एडजेसेंट। जो उसके साथ वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है ए बी, ए बी के साथ में कौन है? बी सी, फिर बी सी, बी सी के साथ में कौन है? सी डी, फिर सी डी, सी डी के साथ में कौन है? हमारी ए डी, और फिर ए डी, ए डी के साथ में कौन है? ए बी। तो ये हमारी कौन कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। फिर अगली आती है हमारी अपोजिट साइड। द साइड विच डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, यानी दो ऐसी साइड है जिनमें कोई कॉमन वर्टेक्स ना हो, आर कॉल्ड अपोजिट साइड, तो उनको अपोजिट साइड कहेंगे। जैसे कि देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देखो एक और दो, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे? अपोजिट साइड। ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों में कोई भी वर्टिसेस है, कॉमन नहीं है, तो इनको क्या कहेंगे? अपोजिट साइड। ये इसके अपोजिट में है और ये इसके अपोजिट में है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल जैसे कि ए बी सी डी है, तो ए बी के अपोजिट में सी डी और ए डी के अपोजिट में बी सी हुई। फिर आता है एडजेसेंट एंगल हमारा। एडजेसेंट एंगल सेम टू सेम, जैसे एडजेसेंट साइड होती है वैसे ही एडजेसेंट एंगल होगा। साथ वाला एंगल क्या कहेंगे? साथ वाला एंगल। जैसे कि एंगल ए है, इसके साथ में कौन है? एंगल बी, तो ये दोनों कौन होंगे? एडजेसेंट एंगल। बी के साथ में कौन है? सी, तो बी और सी एडजेसेंट एंगल होंगे। सी और डी दोनों साथ में, तो ये दोनों कौन कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। डी और ए ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है एंगल फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। यानी कि जो एंगल एक ही तरफ हो, जैसे कि एक मेरी लाइन बनाई, इसी लाइन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों साथ में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इसी तरीके से ये लाइन है, इसमें ये मेरा ये वाला एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल
दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। फिर ये एंगल और ये एंगल, देखो एक ही लाइन पे न बन रहे दोनों। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो इसका मतलब ये होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी हो, उसमें कुल मिला के 4 एंगल होते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन चारों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री के बराबर ही होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक। इसके बाद आता हमारा ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होगी। इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड, ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब ही मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था चैप्टर 6 और 7 के अंदर। दो लाइनें, जैसे एक और दो लाइन, इन दोनों को आप इन्फाइनाइट तक कितना ही बढ़ा लें, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है। और इंटरसेक्ट लाइन, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन है, इसको हमने आगे बढ़ाया और इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, जो कभी ना कभी आगे जाके एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देंगी बढ़ाने पर, तो ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। जो कभी इंटरसेक्ट ना करें, दोनों को कितना ही बढ़ा लो, तो ऐसी लाइनों को बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेपेजियम है कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है। अब इस लाइन को मैं कितना ही बढ़ा लूँ, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसको ही कितना बढ़ा लूँ, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। इसी तरीके से इस लाइन को अगर मैं बढ़ा दूँ और इसे हम बढ़ा दूँ, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन लाइनों को हमको बोलेंगे इंटरसेक्ट लाइन। ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकती हैं। ठीक है। तो यही बात इसमें बताई गई है कि एक पेयर अगर पैरेलल हो जाता है तो उसे हम ट्रेपेजियम कहेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि प्रूफ करो ये क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है, ये बात हमें सिद्ध करके दिखाओ। तब हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन के अंदर, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तब। देखो इसकी जो डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन को ही फॉलो करना है। डेफिनेशन में बताया है कि अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो हम प्रूफ भी इसी बेसिस पे करेंगे। वी विल प्रूव द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। हम ये प्रूफ करेंगे सिर्फ कि इसकी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा ये क्या है, ट्रेपेजियम है। अब या तो हम इन दोनों को पैरेलल करेंगे, ए बी पैरेलल, सी डी की दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ए डी और बी सी तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको बढ़ाओगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी, तो ये दोनों लाइनें तो पैरेलल होंगी नहीं। ये दोनों लाइनें ही आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। या फिर आपका ट्रेपेजियम ऐसा बना हुआ है तो ए बी और सी डी पैरेलल होगी, क्योंकि इनको बढ़ाने पे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब वो प्रूफ करने के कई सारे तरीके होते हैं कि ये पैरेलल प्रूफ कैसे करनी है, बट हमारा पूरा फोकस होगा इन दोनों को पैरेलल करने पे। पैरेलल करते ही प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रेपेजियम है, ए बी साइड सी डी की पैरेलल होगी। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं ट्रेपेजियम की, जैसे कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन मिल जाता है कि ये एक ट्रेपेजियम है। क्या है, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम है तो अपोजिट साइड एक पेयर का पैरेलल होगा, जैसे कि ए बी पैरेलल सी डी के। तो जो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी उसके एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, एंगल सी और एंगल बी। लेकिन ध्यान रहे जो लाइनें पैरेलल हैं मैं केवल उन्हीं की ही बात कर रहा हूँ, इन दोनों का जोड़ भी क्या रहेगा, 180 रहेगा। मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था कि कभी भी क्वेश्चन में अगर शेप बनती है सी की, या आप यू कह सकते हो इसको, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। लेकिन कब होगा, जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हों तब। इसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है। ये दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इस वजह से अगर आपका ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का बना हुआ है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तो एंगल ए और डी इनका जोड़ 180 होगा, बी और सी इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो इसे हम को इंटीरियर भी एंगल कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन कब, जो लाइनें पैरेलल होंगी उनकी एडजेसेंट एंगल का सम, इनका सम इनका सम, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका सम और इनका सम 180 डिग्री होगा। क्लियर। अब आता है हमारा पैरेललोग्राम। इसकी दो डेफिनेशन है, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, इफ़ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन इट इज़ कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसका ये वाला पेयर
ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। ए डी पैरेलल बी सी के है, सी डी ए बी आपस में पैरेलल है, ए डी बी सी आपस में पैरेलल है। दोनों पेयर अगर पैरेलल है तो उसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, then it will be a parallelogram, that is called to be a parallelogram। इसके लिए हम दो केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, अगर इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हम ये प्रूफ कर देते हैं कि केवल और केवल वन पेयर ए बी सी डी इक्वल भी है और पैरेलल भी है, या तो ये प्रूफ कर दें, या बी सी और ए डी ये दोनों इक्वल भी पैरेलल भी है, तो वो क्या कहलाएगा, एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। क्लियर। या तो दोनों पेयर पैरेलल हो या वन पेयर इक्वल भी हो पैरेलल भी हो, ये भी हो सकता है, या ए डी और बी सी इक्वल भी हो पैरेलल भी हो, तो वह क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट का यूज़ होने वाला है चैप्टर के अंदर कि हमें बार बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा प्रूफ करो कोई क्वाड्रिलेटरल वो पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए सिचुएशन डाली, जैसे कि प्रूफ करो कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो हम इसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे एक तरीके से, जो इसकी प्रॉपर्टी डेफिनेशन होती है उन्हीं का इस्तेमाल करके हम ये प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई उसी के बिहाफ पे देखो, अगर हम प्रूफ कर देते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी है, यानी ए बी इक्वल है सी डी के और पैरेलल भी है, तो प्रूव हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। या तो ऐसे कर देंगे, या बी सी ए डी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। देखो पैरेलल के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है, जैसे बी सी है पैरेलल है ए डी के, तो इस सिंबल का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, या तो इस वाले केस को हम कंप्लीट कर दें इस वाले को, तो प्रूव हो जाएगा ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, केवल हम इतना प्रूफ कर दें कि ये साइड इसके पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के, तो उससे भी हमें प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये हमारा दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर हैं, तो प्रूव हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। और एंगल सी, एंगल डी और बी दोनों आपस में बराबर हैं, यानी अपोजिट एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि केवल ये दोनों बराबर है, नहीं, ये भी बराबर हों और ये भी बराबर हो, दोनों पेयर आपस में बराबर होंगे तभी हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये भी एक तरीका है। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं चैप्टर के अंदर प्रूफ करने के लिए कि ये पैरेललोग्राम है। मेथड नंबर 4, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर हम किसी क्वेश्चन में ये प्रूफ कर देते हैं कि इसके जो डायगोनल है ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी जितना ए ओ है उतना ओ सी है, जितना ओ बी उतना ओ डी है, ये बात हम प्रूफ कर देते हैं, तो उससे प्रूव हो जाएगा ये क्या एक पैरेललोग्राम है। ये भी एक तरीका है प्रूफ करने का पैरेललोग्राम का। या फिर हम केवल इतना भी प्रूफ कर देते हैं कि अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। जैसे कि कोई पैरेललोग्राम है ये वाला ए बी सी डी, केवल इतना प्रूफ कर दें कि ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पांचों में से कोई भी एक कंडीशन उसमें अप्लाई हो जाती, किसी क्वाड्रिलेटरल में फिट हो जाती है, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी भी है। पहली प्रॉपर्टी, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर कोई पैरेललोग्राम दे रखा हमें ए बी सी डी, ये हमें गिवन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये बता दिया जाता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका हमने जो डायगोनल बनाएंगे ए सी, ये इन दोनों ट्रायंगल को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, इसके लिए मैंने चैप्टर 7 पे इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर आराम से चेक कर सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। फिर भी आपको थोड़ा सा मैं हिंट समझा देता हूँ यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो ऐसी फिगर, जो वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सर्कल हो, लाइन सेगमेंट हो, कुछ भी, दो ऐसी फिगर जो हूबहू सेम टू सेम एक जैसी हो,
यानी कि आइडेंटिकल हो, साइज़ एंड शेप उनका सेम टू सेम हो, तो उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अब ये हमारा ट्रायंगल है, दूसरे ट्रायंगल की हूबहू इसी की तरह होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या होंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे लड़की अपने कानों में जो ईयरिंग पहनती है, दोनों सेम टू सेम होती हैं, दोनों कानों की, कॉन्ग्रुएंट का एग्जाम्पल है। एक फ़ैन होता है, फ़ैन के अंदर 3 ब्लेड यूज़ होते हैं, तीनों ब्लेड एक ही साइज़ के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं। कोई भी किसी की जगह पे हम प्लेस कर देते हैं तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता पंखे के अंदर, तो वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट का ही एग्जांपल है। लेकिन एक फ़ैन की जो ब्लेड होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, दूसरे पंखे में फ़िट करने की कोशिश करें तो वो फिट नहीं हो पाती हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल नहीं होगा। एक ही पंखे की तीनों, वो कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल होगा। और जैसे कि बस होती है, बस के आगे के जो दोनों टायर हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल है। पीछे के टायर जो होते हैं आपस में, वो कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल है। तो इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो जिनका शेप और साइज़ सेम टू सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर। तो ये पहला डायगोनल है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेगा। दूसरा डायगोनल बी डी है। तो ट्रायंगल हमारा देखो, अब इनको नाम लिखने का भी बड़ा ही तरीका है, ऐसे नहीं कॉन्ग्रुएंट को जैसे मर्जी लिख दे। देखो इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, और जो तीसरी साइड है इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, दोनों में आ रही है, कॉमन पार्ट हो गया। मैंने इस ट्रायंगल को नाम लिखा बी ए डी, पहले सिंगल लाइन देन डबल लाइन। तो इस ट्रायंगल को भी इसी फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा, पहले सिंगल लाइन डी सी, फिर डबल लाइन यानी कि बी, इसको हम क्या लिखेंगे, डी सी बी, यानी कि इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट को मेंशन किया जाएगा। क्लियर। फिर इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमें क्वेश्चन में बोले कि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर क्वेश्चन में दे दे कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट हो सकता है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। अपोजिट साइड ये दोनों भी हैं, ए डी और बी सी, ये दोनों इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ठीक है। ऐसा कब होगा, जब हमें गिवन दे दे कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। फिर अगली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दिया जाता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर सी क्यू होगा, डी बराबर बी क्यू होगा। कब, जब हमें गिवन देते कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तब हम लिख सकते हैं। अगला, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना, जितना ए ओ उतना ओ सी, जितना ओ बी उतना ओ डी होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ए सी की लंबाई और बी डी की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती। मान लो ए सी 10 है तो बी डी 8 होगा, ए सी 15 है तो ये 10 होगा, कुछ भी होगा, दोनों की लेंथ बराबर नहीं होगी। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। आपको मैंने सी वाला लॉजिक समझाया था चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन में, कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपकी सी की फिगर बनती है इस तरीके से, तो दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब पैरेललोग्राम में तो ये और दोनों साइड पैरेलल होती है, तो इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ भी 180 होता है। ये दोनों साइड भी पैरेलल होती है, तो इसका और इसका सम भी 180, इसका और इसका सम भी 180। इन शॉर्ट में एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा, किसमें, पैरेललोग्राम में। इसलिए मैंने क्या लिखा, एंगल ए और बी दोनों का जोड़ 180, बी और सी इन दोनों का जोड़ 180, सी और डी दोनों का जोड़ 180, डी और ए इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। क्लियर। तो ये हमारी थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। तो पहले इसकी डेफिनेशन, इफ़ अ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ अ राइट एंगल देन इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगल। यदि हमें क्वेश्चन में कोई एक पैरेललोग्राम हो जिसका केवल हम एक एंगल प्रूफ कर दिया हो कि 90 डिग्री है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कहती है कि अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल भी होंगी पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी पैरेलल भी होंगी। और रेक्टेंगल में भी ये होता है, रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 90 मिलकर ही तो 180 बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम ऐसा हो जिसका एक ही एंगल, एक या सारे भी कह सकते हो,
अगर एक एंगल भी 90 का होता है तो ऑटोमेटिकली तीनों एंगल जो बचे हुए हैं वो भी 90 डिग्री के ही होंगे। आप इस डेफिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो, पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ तक जो बात बोली गई है एक तरीके से पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही बोली गई है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। अगर अपोजिट साइड पैरेलल हुई तो एक तरीके से पैरेललोग्राम ही होगा, वही बात ऊपर बताई है। ईच एंगल 90 डिग्री, और हर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्लियर, ये इसकी दो डेफिनेशन होगी। अब हमें आता है क्वेश्चन के अंदर कि प्रूफ करो कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल है। तो अगर हमें क्वाड्रिलेटरल में जाना है तो हम इसकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। डेफिनेशन में क्या बोला है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो। अब पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा कि पहले हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि वो एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद आगे क्या बोला है कि एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि वन एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। अगर हम ये दो चीज़ें प्रूफ कर देते हैं तो उससे साबित हो जाएगा कि वो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। क्लियर। उसके बाद आता है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी इसकी जो अपोजिट साइड होती है ये एक दूसरे की इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। ठीक है। कब, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है कि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो आप ये लिख सकते हो कि इसकी जो अपोजिट साइड होंगी वो इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। ए डी बी सी के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। कब होगा, जब आपको क्वेश्चन में गिवन दे दे कि ए बी सी डी क्या एक तरीके का रेक्टेंगल है, तब ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक। फिर इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है, एवरी एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे देता है कि ए बी सी डी का रेक्टेंगल है तो हम लिख सकते हैं कि इसका ईच एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, चारों के चारों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगली प्रॉपर्टी आती है इसकी, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के आपस में बराबर भी होते हैं। यानी कि ए सी की लेंथ जो है वो बी डी के बराबर होती है। साथ ही साथ जितना ओ सी होगा उतना ओ ए, जितना ओ बी उतना ओ डी भी होगा। क्लियर। ऐसा कब होगा, जब हमें क्वेश्चन में गिवन दे दे कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो मैंने आपको कहा भी अभी कि ए सी और बी डी की लेंथ बराबर है। मान लो 6 है तो ये भी 6 होगी। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब जितना हिस्सा ये होगा उतना ही होगा। अब 6 के 2 टुकड़े कर दिए, 3 ही होगा, 3 ही होगा। ये भी तो 6 का ही था, 3 ही होगा, 3 ही होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ओ ए उतना ओ सी उतना ओ बी उतना ओ डी, चारों ही पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे रोम्बस के बारे में। देखो रोम्बस की भी मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी है। पहली डेफिनेशन, इन आ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। अब देखो इतनी बात का मतलब क्या हुआ, अगर अपोजिट साइड पैरेलल हुई तो क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम। एंड ऑल साइड आर ऑल्सो इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसमें क्या होती है, चारों की चारों इक्वल होती है। नो एंगल इज़ अ राइट एंगल, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। देन इट इज़ कॉल्ड टू बी अ रोम्बस। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या एक तरीके का रोम्बस है। ठीक है। यानी कि चारों साइड बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, पहली बात। दूसरी, ए बी पैरेलल सी डी के, ए डी पैरेलल बी सी के। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कह सकते हैं कि वो रोम्बस है। दूसरी डेफिनेशन शॉर्ट में अगर बोला जाए, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइडें इक्वल हो। तो ये मैंने इसी लंबी चौड़ी बात को भी तो शॉर्ट में करके बोला है। कैसे, मैंने क्या बताया अभी आपको, क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट पेयर जो होंगे, साइडों के पेयर वो पैरेलल होंगे। तो ये जो डेफिनेशन एक तरीके से पैरेललोग्राम की तो है, तो मैंने सीधा ही वर्ड यूज़ कर दिया पैरेललोग्राम। बोला चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हुज फोर साइड आर इक्वल, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, रोम्बस ही बोलेंगे, जिसकी चारों साइडें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अब हमें आता प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ करो कि कोई क्वाड्रिलेटरल वो रोम्बस है, तो हम अगेन डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेशन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले पैरेललोग्राम आ रहा है। ऊपर की डेफिनेशन में एक तरीके से पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को बस एक्सप्लेन करके दे दिया गया। तो पहले प्रूफ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव
ए बी सी डी से पैरेललोग्राम। हम पहले ही प्रूफ करेंगे ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। लेकिन रोम्बस में चारों इक्वल होती है, तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये होगा, हम ये प्रूफ करेंगे कि इसके जो एडजेसेंट साइड है ए बी बराबर बी सी के, अगर हमने इन दोनों को बराबर कर दिया तो ये इसके बराबर होती है, ठीक है, और ये इसके बराबर होती है। मान लो मैंने प्रूफ कर दिया ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट इक्वल होती है, 5 होती भी 5 होगी, ये 5 होती भी 5 होगी, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे ही चारों साइडें बराबर हो गई उससे प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, कि रोम्बस है। तो कुल मिला के हम इसे 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप कि पहले प्रूफ करेंगे ये पैरेललोग्राम है, एंड सेकंड स्टेप प्रूफ करेंगे कि इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों साइडें आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। क्लियर। तो ये तो था इसको प्रूफ करने का तरीका। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, रोम्बस की। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, इट कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। पहले हम यहाँ तक की बात का मतलब समझेंगे कि अगर डायगोनल है रोम्बस के, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, यानी कि ए सी और बी डी दोनों कौन है, डायगोनल है, एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं एट अ राइट एंगल पे, यानी कि एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री है, बी ओ सी 90 डिग्री है, सी ओ डी 90 डिग्री है, डी ओ ए ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। कब होगा, जब हमें गिवन होगा ए बी सी डी रोम्बस है, तब हम लिख सकते हैं कि ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, जैसे कि मैंने बताया। साथ ही साथ ए ओ बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी ये भी होगा। कब होगा, जब ये रोम्बस हो, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात का मतलब हुआ। अब लिखा है इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब इसका कन्वर्स का मतलब है कि अगर आपको ये दे दिया जाए, अगर आपको ये लिख के दे दिया जाए कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर सी ओ डी बराबर ए ओ डी 90 डिग्री है, और ए ओ बराबर ओ सी ओ बी बराबर ओ डी, ये हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है, तब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि वो क्या कहलाएगा, एक तरीके का रोम्बस कहलाएगा। ये ध्यान रहे, ए सी और बी डी की लंबाई कभी भी बराबर नहीं होती है रोम्बस के केस में। कॉन्वर्स के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया, जो रिजल्ट दे रखा ना वो तो गिवन पार्ट बन जाएगा आपका। अगर आपको ये दिया हो तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, एक तरीके का रोम्बस होगा। क्लियर। ये इस छोटी सी लाइन का मतलब है। रोम्बस है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल पे और एक दूसरे के पार्ट के बराबर होंगे। डायगोनल यानी कि ए सी पूरा बी डी पूरे के बराबर नहीं होगा, इनके पार्ट बराबर होंगे, ए ओ बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा। और जस्ट इसका उल्टा जो ये रिजल्ट था अगर वो गिवन में दे दे तो हम उल्टा लिख सकते हैं कि जो ए बी सी डी होगा वो क्या होगा, एक तरीके का रोम्बस होगा। क्लियर। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है ऑल साइड ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। अगर हमें गिवन दे दिया जाए कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस है, तो हम लिख सकते हैं कि इसकी चारों साइडें आपस में बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी। क्लियर। कब होगा, जब ये गिवन दे दे कि ये क्या है, एक तरीके का रोम्बस है। अगली कंडीशन है अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब ये रोम्बस जो होता है एक्चुअल में एक तरीके का पैरेललोग्राम भी होता है, तो पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो इसके भी अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। एंगल ए बराबर सी के, बी बराबर डी के होते हैं। ठीक। अगला है हमारा पॉइंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसके जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए और बी, इनका जोड़ 180 होगा, क्योंकि यहाँ साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। बी और सी इनका जोड़ 180 होगा, सी और डी इनका जोड़ 180 होगा, डी और ए इनका जोड़ आपस में क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन शॉर्ट एडजेसेंट एंगल का सम होगा जो रोम्बस में वो आपस में क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर के बारे में। तो देखो स्क्वायर की मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। पहली है इफ़ ऑल द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइडें बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। क्योंकि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं जबकि रेक्टेंगल की आमने सामने वाली बराबर होती हैं। तो अगर मैंने रेक्टेंगल में ये प्रूफ कर दिया कि इसकी चारों साइडें बराबर हैं और ईच एंगल तो 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल का, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, स्क्वायर है। तो हम स्क्वायर की डेफिनेशन दे सकते हैं, इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल
दैन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर। तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी क्यों होगा? चारों साइड बराबर और ईच एंगल 90 डिग्री। पहली डेफिनेशन ये भी हो सकती है। या फिर इफ़ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज़ राइट एंगल। देखो रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, अपोजिट पैरेलल होती हैं। क्या नहीं होता? एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाता तो उसे हम स्क्वायर बोल देते, नहीं होता, इसी वजह से वो रोम्बस कहलाता है। क्लियर? तो हम इसकी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, इफ़ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज़ अ राइट एंगल दैन इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर। तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर। अब रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो चारों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैसे? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये 90 तो ये भी 90 होगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 है तो ये डेफिनेटली ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 90 प्लस 180 बनाएंगे। क्लियर? तो ये तो होगी हमारे स्क्वायर की डेफिनेशन। अब हमें क्वेश्चन में अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए कि ये एक जो क्वाड्रिलेटरल है, प्रूफ करो कि वो क्या एक स्क्वायर है, तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करना है कि वो एक स्क्वायर है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा ये होगा, हम प्रूफ करेंगे वो पैरेललोग्राम है। क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में बोला है या तो रेक्टेंगल से चारों साइड इक्वल करनी है या रोम्बस से चारों साइड, रोम्बस के अंदर ईच एंगल 90 डिग्री का हो। तो अगर रोम्बस प्रूफ करना हो तो उसके लिए भी तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है, या रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो उसके लिए भी तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए भी पहला स्टेप यही होगा कि अगर प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है, तो पहले स्टेप में हम प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है। दूसरा स्टेप, इसकी चारों एडजेसेंट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो सेकंड स्टेप हम यही करेंगे, चारों साइड इक्वल करेंगे। जैसे ही चारों साइड इक्वल कर दी तो क्या बन जाएगा? वो पैरेललोग्राम से रोम्बस बन जाएगा। अब रोम्बस के बाद हमारा अगला स्टेप होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो हमारा तीसरा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ कर दे। अगर ये हम 3 स्टेप कर देते हैं तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या एक तरीके का स्क्वायर होगा। इसको हम 3 स्टेप में बांटेंगे। क्लियर? अब डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल एंड आर इक्वल। देखो रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं ना, इक्वल नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं। उसमें भी बाइसेक्ट करते हैं एंड 90 डिग्री पे करते हैं, इसमें बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे करते हैं। दोनों में ये तो होगी सिमिलरिटी, सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। इट्स कन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू। इस कन्वर्स वाली लाइन का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इस लाइन का मतलब समझो। अगर हमें गिवन दे देता कि ABCD एक स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि इसके डायगोनल इक्वल होंगे, AC बराबर BD के होगा, और एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD ये क्या बनाएंगे? एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। और जितना AO होगा उतना OC होगा, जितना OB होगा उतना OD होगा। अगर इसके डायगोनल इक्वल होते हैं तो इनकी जो पार्ट होगी वो भी चारों के चारों आपस में बराबर होंगे। कैसे? इमेजिन करो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब बाइसेक्ट करते हैं तो ये 3 होगा, ये 3, ये 3 है तो ये 3। देखा जाए तो चारों पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम बात करेंगे इसके कन्वर्स की। इट कन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब है जस्ट इसका उल्टा। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर हमें गिवन में ये दे दे कि एंगल AOB, BOC, COD, AOD 90 डिग्री है, AC बराबर BD है, AO बराबर OC, OB बराबर OD, यानी कि जो रिजल्ट दे रखा था ना यहाँ पे वो गिवन दे देते हैं आपको। क्या देते हैं? गिवन। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या बनाएगा? एक तरीके का स्क्वायर होगा। यानी जो क्वाड्रिलेटरल ABCD होगा क्या होगा? एक तरीके का स्क्वायर होगा। क्लियर? कन्वर्स का मतलब ये है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी आती है ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। चारों साइडें क्या होंगी? इक्वल होंगी। और अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल। AB पैरेलल CD के, AD पैरेलल BC के। अपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी बट चारों साइडें आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेकिन कब? जब हमें क्वेश्चन में लिखा दे दे कि ABCD के एक तरीके का स्क्वायर है तब। एवरी एंगल इज़ अ राइट एंगल, यानी कि इसका जो हर एक एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये चारों के चारों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये भी कब होगा? जब हमें गिवन दे दे कि वो एक स्क्वायर है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं अब हम इन सबको एक साथ एक बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने पांचों क्वाड्रिलेटरल को एक साथ बना लिया है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। ठीक है। देखो ट्रेपेजियम जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। AB पैरेलल CD,
ए बी इक्वल सी डी और ए डी इक्वल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो उसे बोलेंगे पैरेललोग्राम। अब ट्रेपेजियम की कंडीशन इसमें पूरी पूरी सेटिस्फाई हो रही है, अपोजिट पैरेलल होने चाहिए, अपोजिट पैरेलल है तो इस पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। इसी तरीके से रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ये वाली इसके इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी, इक्वल भी पैरेलल भी, इक्वल भी पैरेलल भी है, इसकी कंडीशन इसमें पूरी पूरी बैठ गई। इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होता है जबकि इसमें नहीं होता है, ये चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ गई, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे रेक्टेंगल। लेकिन पैरेललोग्राम की कंडीशन इसमें पूरी पूरी बैठ गई तो इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कहा जाता है, अगर पैरेललोग्राम कह सकते हो तो उसको ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। क्यों, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, वन पेयर, अपोजिट पैरेलल है तो इसको ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस में क्या कंडीशन थी कि इसकी चारों साइड आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, चारों बराबर है, अपोजिट पैरेलल होंगी, अपोजिट पैरेलल है। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है। कैसे, पैरेललोग्राम में कहता है अपोजिट इक्वल होनी चाहिए, अब चारों बराबर हैं तो आमने सामने वाली तो बराबर होंगी होंगी, ये भी बराबर होंगी, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल तो है ही है। तो रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, अगर पैरेललोग्राम कह सकते हैं तो उसको ट्रेपेजियम भी हम कह सकते हैं। क्लियर। हर एक क्वाड्रिलेटरल में एक दूसरे से कुछ सिमिलैरिटी भी है, कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है। तो ये हमारा रोम्बस हो गया। अगला है स्क्वायर। अब स्क्वायर में थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाता है, क्या, इसकी चारों साइडें आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं और अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्लियर। और इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब इसमें रोम्बस की कंडीशन पूरी पूरी सेटिस्फाई हो रही है, चारों इक्वल, चारों इक्वल है, अपोजिट पैरेलल, अपोजिट पैरेलल है। एक्स्ट्रा क्या है इसमें भैया, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें नहीं होता है, तो इसीलिए हम स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। रोम्बस को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है तो इसलिए इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। रेक्टेंगल की कंडीशन इसमें पूरी पूरी फुलफिल हो रही है। कैसे, अपोजिट इक्वल, तो भैया चारों इक्वल है तो अपोजिट तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। अपोजिट पैरेलल, तो अपोजिट पैरेलल है। ईच एंगल 90 डिग्री का, ईच एंगल 90 डिग्री भी है तो स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है। क्लियर। तो ये तो मैंने इनकी डेफिनेशन के हिसाब से इनमें बता दिया कि किसको हम क्या क्या कह सकते हैं। इनके अलावा इनकी प्रॉपर्टी भी थी। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो इनकी एडजेसेंट एंगल, एंगल ए और डी इनका जोड़ 180 होगा, बी और सी इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। ट्रेपेजियम में एडजेसेंट एंगल का सम 180, एंगल ए प्लस बी का 180, बी प्लस सी का 180, सी प्लस डी का 180, डी प्लस ए का 180 होता है। इसके डायगनल इक्वल नहीं होते, किसके, पैरेललोग्राम के, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। बट डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, जितना ए ओ उतना ओ सी, जितना ओ डी उतना ही क्या होगा, ओ बी होगा। ये बात यहाँ मेंशन कर दी मैंने। फिर अगला आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में डायगनल इक्वल होते हैं जबकि पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं। ए सी बराबर किसके है, बी डी के। जिनके डायगनल इक्वल होंगे ना तो उनके चारों पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, ए ओ बराबर ओ सी के, ओ डी बराबर ओ बी के। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ए ओ बराबर ओ सी के, ओ बी बराबर ओ डी के। डायगनल इक्वल है तो ये चारों पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, मैंने आपको बताया था कि 6 है तो अगर ये 3 में बढ़ते हैं, 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये, तो चारों पार्ट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ए ओ बराबर ओ सी के, ओ बी बराबर ओ डी के आ गया। ये हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ थी। फिर अगली रोम्बस की है। रोम्बस में मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 होता है। ए प्लस बी इनका 180, बी प्लस सी इनका 180, सी प्लस डी इनका 180, डी प्लस ए इन दोनों का भी 180 होगा। बट रोम्बस में डायगनल इक्वल नहीं होते, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगनल इक्वल नहीं, बट बाइसेक्ट करते हैं वो भी राइट एंगल पे, यानी जितना ए ओ उतना ओ सी, जितना ओ बी उतना ओ डी, और राइट एंगल पे करेंगे इसका मतलब एंगल ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी एंड डी ओ ए, चारों यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। उसको मैंने यहाँ मेंशन करा है। अब आता हमारा फाइनली स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, डायगनल इक्वल होते हैं, रोम्बस में नहीं होते। ए सी बराबर बी डी के होता है, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं, जितना ए ओ उतना ओ सी, जितना ओ डी उतना ही ओ बी, दोनों बराबर होंगे। अब ये 6 है, ये 6, दोनों डायगनल बराबर है। ओ सी 3 होगा, ओ ए भी 3 होगा, ओ भी 3 है तो ये भी 3 होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो यानी कि इसके जो डायगोनल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। ए सी बराबर बी डी, जिसकी वजह से ए ओ, ओ सी, ओ बी और ओ डी ये भी चारों आपस में क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। और इसके जो डायगोनल होंगे वो भी एक दूसरे को एट अ राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड डी ओ ए एट राइट एंगल एक दूसरे को किस पे बाइसेक्ट करेंगे, राइट एंगल पे। तो इसी के साथ हमारे जो क्वाड्रिलेटरल वाला जो पार्ट था वो तो यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको पांचों क्वाड्रिलेटरल को बड़े डिटेल में यहाँ पे समझा दिया है। अब हमारी अगला जो टॉपिक है वो है मिड पॉइंट थ्योरम का। इस थ्योरम में ये बताया जाता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ एंड इज हाफ ऑफ इट। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, कोई अगर हमें ट्रायंगल इस तरीके से बना के दे रखा है ए बी सी, ठीक है, और इसकी तीन साइडें हैं, एक दो तीन। अगर हम किन्हीं दो साइडों को, जरूरी नहीं ये दोनों हो, ये दोनों भी हो सकती है, ये दोनों भी हो सकती हैं, इनके मिड पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिए जाएं कि जैसे कि डी और ई दोनों मिड पॉइंट है, ये ए बी का मिड पॉइंट है और ये ए सी का मिड पॉइंट है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो जो लाइन हमारे पास आएगी डी ई ये क्या होगी, बी सी के पैरेलल होगी और बी सी के हाफ के इक्वल होगी। अगर बी सी 10 है तो ये 5, ये 20 है तो ये 10, ये 15 तो ये 7.5 होगी। ठीक है, ये हमारी है मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में कि डी और ई दोनों मिड पॉइंट है और ए बी और ए सी के, जिसकी वजह से ए डी बराबर बी डी होगा। मिड पॉइंट है तो दोनों लाइन सेगमेंट बराबर होंगे, यानी ए डी और बी डी, और ए ई बराबर होगा हमारा ई सी के। ठीक है, तो जो लाइन ड्रॉ की जाएगी डी ई वो बी सी के पैरेलल होगी और जो डी ई है वो हाफ होगी किसके, हमारे बी सी के इक्वल होगी। डी ई लाइन ऑफ बी सी के हाफ के इक्वल होगी। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसके कन्वर्स के। कन्वर्स के अंदर हमें ये बताया जाता है कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल दे रखा हो हमें और इसमें मान लो तीन साइड है, एक दो तीन, ये तीन साइडें हैं। ध्यान से देखना, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, एक लाइन के मिड पॉइंट से, मान लो ये डी है, ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो दूसरी साइड के क्या हो, पैरेलल हो, दूसरी साइड के पैरेलल हो। यानी गिवन क्या मिलेगा, डी मिड पॉइंट होगा और जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जो तीसरी लाइन को ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो एक्चुअल में इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यानी ए सी का जो ई पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, जिसकी वजह से जितना ए ई होगा उतना आपस में क्या होगा, ई सी के बराबर होगा। यही बात मैंने यहाँ बताई है कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, ये गिवन है, जिसका मतलब ए डी बराबर बी डी हुआ। और जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो बी सी के पैरेलल हो, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हम लिख सकते हैं कि जो ई पॉइंट है वो एक्चुअल में क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, यानी ए ई बराबर ई सी होगा। ये हमें बताया जाता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमें किसी भी तरीके का कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल, मैं पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, ए बी सी डी, अगर हमें इनके चार मिड पॉइंट है, मान लो ए बी का मिड पॉइंट दे दिया पी, बी सी का मिड पॉइंट दे दिया क्यू, सी डी का मिड पॉइंट दे दिया आर, ए डी का मिड पॉइंट दे दिया एस। ठीक है, इन चारों पॉइंटों को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, इसको इससे मिला दिया जाए और इसे इससे मिला दिया जाए, तो जो हमें फिगर मिलेगी पी क्यू आर एस, बेसिकली क्या होगा, एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होगा। पर ध्यान रहे मैं किसी स्पेसिफिक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसके बारे में कुछ नॉर्मली बताया ना गया कि किस तरीके का वो, इनके अगर मिड पॉइंट को मिलाया जाएगा तो जो फिगर मिलेगी हमें पी क्यू आर एस, वो एक्चुअल में हमेशा क्या मिलेगी, एक पैरेललोग्राम ही मिलेगा। लेकिन गिवन क्या होना चाहिए, ये गिवन होना ज़रूरी है कि P मिड पॉइंट ए बी का, Q मिड पॉइंट बी सी का, R मिड पॉइंट सी डी का, S मिड पॉइंट ए डी का। ये अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप कह सकते हो कि इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर मिलेगी वो ऑलवेज क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ही होगा। क्लियर। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है कंप्लीट। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।